हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज आपके लिए लेके आ रहा हूं मैं NCERT ज्योग्राफी क्लास 9th के MCQ। आज इसी क्रम में यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ पर हम अपवाह से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, अपवाह द्रोणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। अगला है, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है जल विभाजक कहलाता है। देखिए, जो आपका अपवाह शब्द है ये एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। जैसे आप अगर सिंधु के लिए लगा दें तो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं ये पूरा उसका सिंधु का जो है अपवाह क्षेत्र बन जाएगा। गंगा की जो भी सहायक नदियां हैं ये उसका गंगा का पूरा अपवाह क्षेत्र बन जाएगा, यानी अपवाह द्रोणी पूरी बन जाएगी। तो एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहेंगे, एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहाँ पर यह भी सही है। कोई पर्वत हो या ऊंची भूमि हो, ये दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे को अलग करते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम जल विभाजक कहते हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला कथन भी सही है। तो यहाँ पर आपके एक और दो कथन दोनों ही सही हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा असत्य है। ना तो पहला असत्य है और ना ही दूसरा, तो आंसर होगा आपका पहले का डी। दूसरा प्रश्न है अब आपका, विश्व में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? नील नदी, अमेजन नदी, यांगजी नदी या कांगो नदी? देखिए, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी का जो अपवाह तंत्र है वो सबसे बड़ा माना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का बी वाला। यांगजी नदी जो है ये आपकी एशिया की सबसे बड़ी नदी कही जाती है, यानी चाइना में बहती है। कांगो नदी का संबंध जो है अफ्रीका से है और नील नदी का भी संबंध अफ्रीका से ही है। तो यहां पर आपका सेकंड का जो सही आंसर है वो है बी वाला। तीसरा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से भारत में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? गंगा, कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र? देखिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आपकी गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबी है और इसका अपवाह तंत्र जो है भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का ए वाला। चौथा प्रश्न है अब आपका, हिमालयी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला है, हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी नदियां होती हैं। अगला है, ये नदियां अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। अगला है, हिमालयी नदियां अपने प्रवाह के ऊपरी व मध्य भाग में विसर्प व गोखुर झील का निर्माण करती हैं। देखिए, हिमालय की जो अधिकतर नदियां हैं ये बारहमासी नदियां होती हैं क्योंकि इनमें वर्ष भर पानी रहता है और इनके पानी का जो सोर्स है वो वर्षा का जल तो है ही है, साथ ही साथ जो ऊंचे पर्वतों पर पिघलने वाला जो बर्फ है उसकी वजह से भी इनमें साल भर पानी बना रहता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति से लेकर समुद्र में गिरने तक एक लंबा रास्ता तय करती हैं और ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन करती हैं। अपरदन करने की वजह से क्या होता है, ये अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कोई भी नदी गोखुर या विसर्प का निर्माण कब करेगी? जब उसका फ्लो कम हो जाएगा, यानी उसका जो तीव्रता है नदी की बहाव की तीव्रता है जब कम हो जाएगी तो वो विसर्प यानी इस तरह से लहरदार रूप में, ठीक है। और यही जो चीजें होती हैं, यानी लहरदार जो रूप है, मान लीजिए ये यहां से कट गया, बिल्कुल सेपरेट ही कट गया हिस्सा और ये हिस्सा यहां से यहां ऐसे मैच हो गया, तो ये बन जाएगा गोखुर बन जाएगा और ये आपका हो जाएगा विसर्प हो जाएगा। यानी ये लहरदार जो नदी का रूप है इसे विसर्प कहते हैं। और विसर्प तब बनते हैं जब नदी का ढाल मंद हो जाता है। मंद जो ढाल होता है वो होता है अक्सर करके निचले भागों में या मध्यम भाग में, ना कि ऊपरी भाग में, क्योंकि नदी का जो ऊपरी भाग होता है वहां पर वेग बहुत ज्यादा प्रचंड होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। तो आपका यहां पर असत्य कथन है आपका सी वाला, केवल थर्ड। अब देखिए, मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूं। ये नदी का सोर्स है, आप देख पा रहे हैं, ये काफी ऊंचा हिस्सा दिखाया गया है, ऊपरी भाग। मध्यम भाग में आते आते आप ये देख रहे हैं मध्यम भाग के निचले वाले हिस्से में यहाँ पे विसर्प ये बनने लगा है इस तरह से। आगे आप जैसे बढ़ रहेंगे तो आप ये पाएंगे ये विसर्प यहाँ इतना ज्यादा पानी का जो फ्लो है बहुत ज्यादा स्लो हो गया है कि अब यहाँ पे गोखुर झील बन गए हैं और एंड में अपने मुहाने पर ये डेल्टा बना रही है, आप ये भी देख पा रहे हैं। पांचवा प्रश्न है अब आपका,
प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। अगला है हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियां इनकी लंबाई कम तथा छिछली हैं। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं तथा अरब सागर की तरफ बहती हैं। देखिए, बात की जाए प्रायद्वीपीय नदियों की और हिमालयी नदियों की, अगर इनका कंपैरिजन करें तो आप ये पाएंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं ये मौसमी हैं, यानी कि वर्षा पर निर्भर हैं। तो ये आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन है कि हिमालय की नदियों की तुलना में इनकी जो लंबाई है वो भी कम है और इनकी छिछलीपन है, यानी कि ये गहराई। हिमालय की नदियां तो काफ़ी गहरी हैं क्योंकि बहुत ऊपरी भाग से आ रही हैं, ऊपरी पहाड़ के ऊपरी भाग से निकल कर आ रही हैं। उनका वेग प्रचंड है, वेग प्रचंड होने की वजह से उन्होंने अपनी घाटी को और ज़्यादा गहरा कर दिया है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनका वेग इतना ज़्यादा प्रचंड नहीं है, यानी हिमालय की नदियों की तुलना में उनका वेग इतना ज़्यादा प्रचंड नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने अपनी जो घाटी है उसको बहुत ज़्यादा गहरा नहीं किया है, तो ये छिछली हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी बिल्कुल सही है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकतर नदियां हैं ये नदियां कहाँ से निकलती हैं? ये नदियां निकलती हैं पश्चिमी घाट से, ना कि पूर्वी घाट से। तो आपको ध्यान देना है, ये नदियां आपके पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, ना कि अरब सागर में। यानी मोस्टली नदियां जो हैं ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, ना कि अरब सागर में। तो आपका यहाँ पर थर्ड वाला कथन जो है ये गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है, तो आंसर है 5 में का ए, केवल 1 और 2। छठवां प्रश्न है अब आपका, सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। अगला है पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। अगला है सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। तो देखिए, यहां पर पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। सिंधु नदी का उद्गम जो है ये तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में आप देखेंगे मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है, स्थान है बोखरचू। तो बोखरचू में एक यहाँ पर ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से यह नदी निकलती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। पश्चिम की ओर ये बहती हुई नदी जो है भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है और ये जगह का नाम है दमचोक। तो दमचोक से ये लद्दाख में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही हो जाएगा, यानी कि ये जो नदी है आपकी ये अपने उद्गम से निकलने के पश्चात लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा में ये प्रवाहित होती हुई दमचोक के पास भारत में प्रवेश करती है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि ये नदी जो है लद्दाख गिलगित से प्रवाहित होते हुए गार्ज का निर्माण करती है और एक जगह है दर्दिस्तान। दर्दिस्तान से कहां पर? दर्दिस्तान से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ध्यान देने वाली बात यह दोनों में ही दा आ रहा है, दमचोक से ये भारत में प्रवेश कर रही है और दर्दिस्तान से बाहर ये निकल रही है, वहां से ये पाकिस्तान में जा रही है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपके तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। देख लीजिए, देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां से जो हिस्सा है ये दमचोक वाला हिस्सा है और जो यहां से बाहर निकल रही है यहां पे दर्दिस्तान वाला ही हिस्सा है। तो आप ये देख पा रहे हैं इसे। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदियां हैं? नुब्रा, कुनो, श्योक, जास्कर या फिर हुंजा। देखिए, नुब्रा, श्योक, जास्कर, हुंजा ये सभी जो है आपकी सिंधु की सहायक नदियां हैं, जबकि कुनो जो है आपकी चंबल की सहायक नदी है। और चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। ये बात आप जानते होंगे, चंबल जो है ये यमुना की सहायक नदी है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। केवल 1, 3, 4, 5 सही है, तो 7 में का आंसर होगा आपका बी, केवल 1, 3, 4 और 5। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सी सहायक नदी का प्रवाह केवल भारत में है? ये आपको बताना है। सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब। देखिए, आप ये जानते हैं कि जो हरके नामक स्थान है, हरके नामक स्थान पर ब्यास जो है सतलज से मिल जाती है और सतलज से मिलने की वजह से क्या होता है, ये ब्यास नदी पाकिस्तान तक नहीं जा पाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8 में का सी वाला, यानी कि ब्यास नदी जो है ये पाकिस्तान में नहीं जाती है, बाद बाकी सिंधु सहित चारों और जो सहायक नदियां ये पाकिस्तान में जाकर मिल जाती हैं, यानी पाकिस्तान में जाकर किससे? सिंधु नदी से मिल जाती हैं। तो यहां पर आपका 8 में का जो सही आंसर है वो है सी वाला। 9वां प्रश्न है, सतलुज, ब्यास,
रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में किस स्थान के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं? मुल्तान, शिकारपुर, फैसलाबाद, मिठानकोट। देखिए मिठानकोट के पास सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान का जो मिठानकोट है इसके पास सिंधु नदी में ये मिल जाती हैं। तो यहां पर 9वें का सही आंसर होगा डी वाला। 10वां प्रश्न है अब आपका, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी का अलकनंदा से किस स्थान पर संगम होता है? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग। देखिए देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। देवप्रयाग के ऊपर जो है नदी को भागीरथी कहा जाता है। जब इसका संगम अलकनंदा से हो जाता है, कहां पर? देवप्रयाग में, उसके बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो आप ये ध्यान रखना, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहां पर जो अन्य प्रयाग दिए हुए हैं जैसे विष्णुप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है या कर्णप्रयाग है, इसके बारे में भी जान लीजिए। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से, अलग लिख दे रहा हूं केवल में, यहां पर एक नदी है धौली गंगा, ये आके मिलती है। इसके बाद बात कर लें कर्णप्रयाग की। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से आपकी, अलग लिख दे रहा हूं केवल में, पिंडार नदी आकर मिलती है। इसके बाद आगे बात कर ले रहे हैं, आगे आपके रुद्रप्रयाग में, आप रुद्रप्रयाग में देखेंगे यहां पर अलकनंदा जो नदी है, अलकनंदा से आपकी कौन सी? मंदाकिनी आके मिलती है। आगे बढ़ेंगे फिर आप देवप्रयाग देखेंगे, यानी इनके बाद फिर आ जाता है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में तो ये भागीरथी से ये मिल जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10 का ए। तो यहां पर आपको ये पता ही होगा कि जो गंगा की मुख्य धारा है जिसको भागीरथी कहते हैं, ये कहां से निकलती है? ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो यहां पर आपका 10 का जो सही आंसर है आपका ए वाला है। 11वां प्रश्न है अब आपका, गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला है गंगा नदी ऋषिकेश के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अगला है यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलने के बाद गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है। देखिए गंगा नदी जो है ऋषिकेश के पास नहीं बल्कि हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यमुना नदी जो है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उसके बाद गंगा के दाहिने किनारे पर यह समानांतर बहती है और गंगा की सबसे बड़ी ये कह सकते हैं सहायक नदी भी है। ये जो है प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में ये गंगा से मिल जाती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा बी वाला यानी केवल सेकंड। 12वां प्रश्न है आपका, गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम नेपाल हिमालय से है? घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी। देखिए घाघरा, गंडक और कोसी इन तीनों का जो उद्गम है ये आपके कहां से है? ये आपके नेपाल से है। जबकि गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है ये गोमत ताल है, एक स्थान है गोमत ताल के नाम से और ये यूपी के पीलीभीत में स्थित स्थान है। यानी कि यूपी के पीलीभीत में पड़ता है और इसको फुलहर झील के नाम से भी और जानते हैं। इसका एक अन्य नाम भी है फुलहर झील। तो फुलहर झील से ये नदी आपकी गोमती नदी निकलती है और ये जो है ये स्थान जो है ये पीलीभीत में पड़ता है। पीलीभीत का क्षेत्र है, माधो टांडा करके क्षेत्र है, उसके पास ये स्थान है। तो यहां पर आपकी सेकंड वाला जो है यानी गोमती नदी इसमें नहीं बहती है। गोमती नदी नेपाल से नहीं निकलती है, बाद बाकी तीनों 1, 3 और 4 निकलती हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 12वें का सी वाला, केवल 1, 3 और 4। अब देख लीजिए आपके सामने मैंने मैप लगाया है, इसमें आप देख पा रहे हैं ये नदियां हैं। गंगा नदी आपकी ये वाली आ रही है यहां से और इसमें इस साइड से आप देख रहे हैं नेपाल से यानी घाघरा नदी आ रही है, गंडक आ रही है, कोसी इसमें आके मिल रही है। 13वां प्रश्न है अब आपका, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है? पहला है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतबा तथा सोन हैं। अगला है इनकी लंबाई अधिक तथा इनमें पानी की मात्रा भरपूर होती है। देखिए आप लोग कुछ लोग क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज हो सकते हैं। यहां पे पूरी बात लिखी हुई है गंगा नदी तंत्र, केवल गंगा नदी की बात नहीं हुई है, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में आपकी यमुना भी आ जाती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से जो नदियां निकल कर आती हैं, चंबल है, बेतवा है, ये दोनों नदियां जो हैं आपकी यमुना की सहायक नदियां हैं। ये आपकी यमुना की सहायक नदियां हैं। वहीं सोन नदी जो है ये गंगा की एकमात्र सहायक ऐसी नदी है जो कि दक्षिण की तरफ से आके गंगा में मिलती है। और ये कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी जो है गंगा में दक्षिण की ओर से आकर मिलती है? ये सोन नदी है, आपको याद रखना है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलने वाली जो नदियां हैं, चूंकि ये क्षेत्र अर्धशुष्क क्षेत्र हैं और इस वजह से यहां पर क्या है, इन नदियों की लंबाई काफी कम है और इनमें पानी की मात्रा काफी कम होती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है इनमें पानी की मात्रा भरपूर होती है, ये गलत है। यहां पर केवल पहला वाला सही है, तो आंसर है 13 का ए वाला। 14वां प्रश्न है आपका, गंगा नदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी यहां पर एक कोई गलत है, आपको बताना है। पहला है फरक्का गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, यहां नदी दो भागों में बंट जाती है। अगला है मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अगला है अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले पद्मा के नाम से जानी जाती है। अगला है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। देखिए, गंगा नदी जो है ये वेस्ट बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास जो फरक्का है वो इसका सबसे उत्तरी बिंदु है और यहां पर नदी जो है दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक भाग इसका जो भागीरथी के नाम से है और दूसरा जो है यहां पर आपका हुगली के नाम से आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक वितरिका है। तो भागीरथी क्या है, इसकी मुख्य धारा हो जाती है और हुगली इसकी एक वितरिका हो जाती है। तो हुगली जो है ये दक्षिण की तरफ बहती हुई कहां पर, डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। वहीं जो मुख्य धारा है आपकी भागीरथी वाली, तो ये धारा आपकी कहां पर, दक्षिण में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। तो यहां पर पहला वाला कथन भी सही है और बी वाला भी सही है। देखिए, जब ये भागीरथी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है क्या, पद्मा नाम हो जाता है। और वहां पर आगे बढ़ने पर इसमें एक नदी और आकर मिल जाती है, उसका नाम है मेघना। तो जब मेघना जब इसमें आके मिल जाती है पद्मा में, तो इनका जो संयुक्त जल है ये मेघना के नाम से ही जाना जाता है। तो यहां पर आपका सी वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा, यानी यहां पर लिखा हुआ है कि अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले पद्मा के नाम से जानी जाती है। नहीं, ये मेघना के नाम से जानी जाती है। पद्मा के नाम से तब जानी जाती है जब ये बांग्लादेश में एंट्री करती है। तो यहां पर सी वाला कथन गलत हो जाएगा। डी वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जहां पर ये अपना मुहाना बनाती है वहां पर डेल्टा का निर्माण करती हैं और डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, क्योंकि यहां पर सुंदरी नाम के पादप पाए जाते हैं। इस वजह से इस पादप के नाम के आधार पर यहां पर इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ गया है। और सुंदरबन डेल्टा जो है ये रॉयल बंगाल टाइगर का आवास बोला जाता है। ये बात आप जानते होंगे, ये रॉयल बंगाल टाइगर का आवास है। तो यहां पर आपका गलत वाला कथन जो है ये है सी वाला। यहां पे 14वें का आंसर होगा आपका सी वाला। 15वां प्रश्न है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पश्चिम से निकलती है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर गार्ज के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। अगला है यह नदी अपने उद्गम स्रोत से काफी मात्रा में सिल्ट लेकर चलती है, जो भारत के असम में हर साल बाढ़ का कारण बनती है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील यानी ये तिब्बत में पड़ती है मानसरोवर झील, तो इसके पूर्व से निकलती है, ना कि पश्चिम से। और जो ग्लेशियर है उस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। नाम में लिख दे रहा हूं, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर करके है, जहां से इसका उद्गम होता है। तो यहां पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर बताया गया है कि जो ब्रह्मपुत्र है नदी ये नामचा बारवा शिखर के पास ये पहुंचकर गार्ज के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। गार्ज का मतलब दर्रा, और ये दर्रे का नाम है यंग्याप। कई बार पूछा जाता है कौन सा दर्रा है ये, यंग्याप दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है और भारत के कहां पर, अरुणाचल प्रदेश राज्य में ये एंट्री करती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। थर्ड वाला कथन यहां पर है कि यह नदी अपने उद्गम स्रोत से
काफ़ी मात्रा में सिल्ट लेकर चलती है, जो भारत के असम में हर साल बाढ़ का कारण बनती है। देखिए, तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है, तो यहाँ पर नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। लेकिन जैसे ही ये भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, यहाँ नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी उद्गम स्रोत से ये सिल्ट और अवसाद लेकर नहीं चलती है, यानी भारत में पहुंचने के बाद इसमें सिल्ट या अन्य अवसाद शामिल हो जाते हैं, पहले नहीं। तो यहाँ पे तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, जब ये यंग्याप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, तब उस समय इसका नाम होता है दिहांग। उस समय इसका जो नाम होता है दिहांग। वहीं पर इसमें दो नदियां आके मिल जाती हैं, दिबांग, लोहित और कैनुला। इसमें आकर जब मिल जाती हैं, तब इसका नाम पड़ जाता है क्या, आपका ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये बांग्लादेश में एंट्री करती है, तो वहां पर इसको जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। वहीं तिब्बत में इसका जो नाम है वो है सांगपो। ये भी बता दे रहा हूं, तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है, तो 15वें का आंसर होगा आपका बी, केवल सेकंड। 16वां प्रश्न है अब आपका, प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाद द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। अगला है, प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला है, नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। देखिए, यहां पर आप देखेंगे, अगर इनका कंपैरिजन करें हिमालयी नदियों से, तो प्रायद्वीपीय नदियों की जो अपवाद द्रोणियां हैं ये आकार में काफी छोटी हैं। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां जो हैं पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्व की ओर बहती हुई कहां पर, बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन, सेकंड वाला कथन भी यहां पर आपका सही है। केवल दो नदियां ऐसी हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, और गिराते समय ये क्या है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ज्वार नदमुख का निर्माण का मतलब क्या है, तेजी से गिरते हुए, तेजी से अपना जल गिराती हैं। जब कोई पहाड़ी वगैरह से जल गिरता है समुद्र में, तो वहां पे ज्वार नदमुख बन जाता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपके तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर होगा आपका 16वें का डी, उपरोक्त सभी। 17वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। यानी यहां पर कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो कि अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं। गोदावरी, कृष्णा, तापी, महानदी। देखिए, यहां पर गोदावरी, कृष्णा, महानदी ये तीनों नदियां तो क्या डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन तापी नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, उसका रीजन क्या है, ये अपने मुहाने पर एस्चुअरी बनाती है। और एस्चुअरी का मतलब क्या हुआ कि यहां से पानी बहुत तीव्र गति से समुद्र में गिरता है, जबकि ये नदियां क्या है, अपना एक लंबा मार्ग तय करती हैं। लंबा मार्ग तय करने की वजह से अंतिम बिंदु तक पहुंचते पहुंचते इनकी जो धारा है वो कई वितरकाओं में डिवाइड हो जाती है, और ये ऐसे करके डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्योंकि इनकी जो फ्लो है काफी स्लो हो जाता है, स्लो होने की वजह से ये नदी जो है कई धाराओं में बंट जाती है, और ऐसे करके यहां पर क्या बन जाता है, डेल्टा बन जाता है। जबकि तापी में ऐसा नहीं होता, तापी एकदम सीधा सीधा अपना जल गिरा देती है एस्चुअरी के रूप में। तो यहां पर आपका सही आंसर है 1, 2 और 4, सी, यानी केवल 1, 2 और 4। 18वां प्रश्न है अब आपका, नर्मदा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है, यह आपको बताना है। पहला है, नर्मदा नदी अपने उद्गम क्षेत्र से पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। अगला है, नर्मदा दौड़ी का विस्तार मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान में है। देखिए, नर्मदा नदी क्या है, नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक पहाड़ी से होता है, और ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। नर्मदा द्रोणी का जो विस्तार है ये आपका बताया गया है मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। देखिए, यहां पर राजस्थान इसमें शामिल नहीं है, इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात तो शामिल है, लेकिन यहां पर राजस्थान इसमें शामिल नहीं है। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, सेकंड वाला कथन असत्य है। तो आंसर है आपका यहां पर केवल ए। 19वां प्रश्न है अब आपका, प्रायद्वीपीय नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये आपको मिलाना है। सूची 1 में आपकी ताप्ती नदी दी हुई है। देखिए, ताप्ती नदी का जो उद्गम है
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, यहां से इसका उद्गम होता है। तो यहां पर ए का है तीसरा वाला। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है बात गोदावरी। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और ये पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर नामक जगह है नासिक में, वहां से निकलती है। तो ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो यहां पर बी का हो गया चौथा। अगला है आपका कृष्णा। कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में एक चोटी है महाबलेश्वर, तो वहां से निकलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहां पर आपका सी का हो गया दूसरा वाला। अगला है और अंतिम कावेरी। कावेरी जो है आपकी ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला के निकट से निकलती है। तो यहां पर आपका डी का हो गया पहला। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका, यानी ये सही आंसर आपका जो होगा वो होगा बी वाला, यानी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला, 19 का बी वाला। 20वां प्रश्न है अब आपका, निम्न में से कौन सी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नहीं हैं? साबरमती, माही, स्वर्णरेखा, भारतपूजा, पेरियार, ब्राह्मणी। देखिए यहां पर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, देखिए मैं यहां पर एक इमेज बना दे रहा हूं। हम मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो साबरमती भी आपकी इस तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है। माही भी आपकी पश्चिम की तरफ बहती है। स्वर्ण रेखा जो है आपकी कहां पर, ये बहती है आपकी पूर्व की तरफ। भारतपूजा भी आपकी कहां पर, ये आपकी पश्चिम की तरफ बहती है। पेरियार भी आपकी पश्चिम की तरफ बहती है। ब्राह्मणी ओडिशा की नदी है और ये आपके पूर्व में बहती है। तो यहां पर आपका जो गलत वाले हैं, गलत वाले आपका एक तो स्वर्ण रेखा है और ब्राह्मणी है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 20 में का डी। केवल 3 और 6 नदियां जो हैं जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नहीं है। तो 20 में का आंसर है आपका डी वाला। 21वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं? वर्धा, प्राणहिता, लोक पावनी या पैनगंगा। देखिए गोदावरी जो है ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है और मैंने अभी बताया था कि ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में जो त्र्यंबकेश्वर है वहां से ये निकलती है और लगभग 1500 किलोमीटर का लंबा रास्ता ये तय करती है। गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं इसमें पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मंजरा है, वैनगंगा और पैनगंगा इसमें ये शामिल हैं। लोक पावनी जो है ये कावेरी की सहायक नदी है, ये आपकी कावेरी की सहायक नदी है, ना कि गोदावरी की। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 21 का सी, केवल 1, 2 और 4। 22वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से किस नदी को उसके बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। देखिए गोदावरी नदी को उसके आकार, चूंकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और विस्तार की वजह से इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। हालांकि कावेरी को भी आस्था के आधार पर दक्षिण की गंगा कहा जाता है, यानी कावेरी नदी को आस्था के आधार पर कहा जाता है, जबकि इसको गोदावरी को इसके आकार और विस्तार के कारण कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 22 में का ए। 23वां प्रश्न है आपका, महानदी की अपवाह द्रोणी का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र। देखिए महानदी जो है इसका उद्गम छत्तीसगढ़ का एक जिला है धमतरी। तो धमतरी में पहाड़ियां हैं, सिंघावा की पहाड़ियां, तो वहां से इसका उद्गम होता है, यानी यहां पर सिंघावा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये जो नदी है महानदी, कोयल और शंख नदियों का जल अपने साथ लेकर रायपुर की जो सिंघावा की पहाड़ियां हैं वहां से निकलते हुए कहां पर, ओडिशा में बहती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में ये विसर्जित करती है। यहां पर ये छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, इसमें इसका विस्तार है। साथ ही साथ में इसका विस्तार जो है आपके झारखंड में भी है, लेकिन इसका विस्तार पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 23 में का सी, केवल 2, 3 और 4। 24वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? यहां पर कोई नदी ऐसी है जो कि कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? अर्कावती, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, हेमावती। देखिए अर्कावती और हेमावती ये दोनों नदियां जो हैं ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। ये कावेरी की सहायक नदियां हैं, न कि कृष्णा नदी की सहायक नदियां।
कृष्णा नदी की सहायक नदियों में आपकी जो नदियां आ जाएंगी, ये आ जाएंगी तुंगभद्रा आ जाएगी, कोयना आ जाएगी, घाटप्रभा आ जाएगी, मूसी, भीमा, ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। केवल 1 और 5 नदी जो है ये आपकी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 24 में का बी वाला। 25वां प्रश्न है अब आपका, कृष्णा अपवाह द्रोणी का संबंध निम्न में से किस राज्य से नहीं है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। देखिए कृष्णा अपवाह द्रोणी का संबंध जो है महाराष्ट्र से भी है, कर्नाटक से भी है, आंध्र प्रदेश से भी है, केरल से नहीं है। साथ ही साथ इसमें तेलंगाना भी आ जाता है, तेलंगाना से भी है। तो यहां पर आपका गलत वाला जो आंसर है 25 में का डी है। 26वां प्रश्न है आपका, निम्न में से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोंग प्रपात, शिव समुद्रम प्रपात, धुआंधार प्रपात या दूधसागर प्रपात। देखिए चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोंग जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी पर स्थित है। शरावती रिवर जो है इस पर ही स्थित है। इसका दूसरा नाम जो है गरसोप्पा भी कहते हैं इसको, और इसका एक और नाम है वो है महात्मा गांधी प्रपात। तो इनमें से कोई भी नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यानी कोई भी नाम अगर लिखा हो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये कौन सा प्रपात आ गया। इसको जोंग भी कहते हैं, गरसोप्पा भी कहते हैं और महात्मा गांधी प्रपात भी कहते हैं। वहीं शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये आपके कावेरी नदी पर स्थित है, और ये भारत का दूसरा बड़ा जलप्रपात है। धुआंधार प्रपात जो है ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट जो संगमरमर की पहाड़ी है इनमें धुआं जो प्रपात का निर्माण करता है। दूधसागर प्रपात जो है ये पश्चिमी घाट, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर एक नदी है, मांडवी नदी। तो मांडवी नदी पर स्थित है ये। तो यहां पर आपका सही आंसर है 26 में का ए वाला, जोंग प्रपात। 27वां प्रश्न है अब आपका, झीलों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है, यानी यहां पर गलत कौन सा है ये आपको बताना है। पहला है, पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। अगला है, विसर्प नदी तटीय क्षेत्रों को काटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। अगला है, स्पिट तथा बार यानी रोदिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं। देखिए जो झील है ये पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग जहां पर जल भर जाता है या जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अगला है, विसर्प नदी जो है ये तटीय क्षेत्रों को काटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। देखिए विसर्प जो है मैदानी क्षेत्रों में बनते हैं ना कि तटीय क्षेत्रों में। विसर्प जो है मैदानी क्षेत्रों में बनते हैं ना कि तटीय क्षेत्रों में। तो विसर्प नदी जो है मैदानी क्षेत्रों को काटकर गोखुर झील का ही निर्माण करती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। स्पिट और बार यानी रोदिका जिन्हें बोलते हैं, इनसे तटीय क्षेत्रों में लैगून झीलों का यानी खारे पानी की झीलों का निर्माण होता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है, केवल सेकंड वाला कथन आपका जो है ये गलत है। तो आंसर है 27 का बी वाला। 28वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लैगून है? पहला है चिल्का झील, पेरियार, पुलिकट, कोलेरू झील। स्पिट और बार के द्वारा तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की जो झीलें होती हैं उनको लैगून कहते हैं। तो इसमें आपकी जो है चिल्का झील ओडिशा में जो है वो आ जाती है। इसके अलावा पेरियार इसमें नहीं आती है क्योंकि पेरियार एक कृत्रिम झील है और ये पेरियार नदी पर बनी हुई है, ये इसमें नहीं आती है। पुलिकट आ जाती है। पुलिकट जो है आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ती है। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है और ये भी एक लैगून झील का उदाहरण है। इसके बाद कोलेरू झील जो है आपकी ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। एक और झील है इसका नाम है अष्टमुदी। अष्टमुदी झील जो है वो है आपकी कहां पर पड़ती है, ये केरल में पड़ती है और ये भी आपकी एक लैगून झील का उदाहरण है। जबकि पेरियार क्या है, कृत्रिम झील है जो कि पेरियार नदी पर बनी हुई है। तो यहां पर 1, 3 और 4 सही है। तो आंसर है आपका 28 में का सी, केवल 1, 3 और 4। 29वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें मीठे पानी की हैं? डल झील, वूलर झील, भीमताल, लोकटक, बड़ा पानी। भारत में मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं
और ये मुख्यतः हिमानी के द्वारा बनी हुई हैं। तो यहाँ पर आपकी जो वूलर झील है ये आपकी विवर्तनिक क्रियाओं से बनी है, यानी कि जो आपकी भूगर्भीय क्रियाएं होती हैं इनसे निर्मित है, और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ध्यान देना। तो आपकी यहाँ पे डल झील भी आ जाती है, वूलर झील भी आ जाती है, इसमें भीमताल भी आ जाती है, लोकटक झील मणिपुर वाली भी आ जाती है, और बड़ा पानी भी आ जाती है। तो यहाँ पर ये सभी झीलें आपकी कैसी हैं? ये मीठे पानी की झीलें हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 29 का डी वाला, उपरोक्त तो सभी। देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, आपको ये बताना है कि ये भीमताल, बड़ा पानी, ये कौन से राज्य में स्थित है। इनकी लोकेशन मैं नहीं बताऊंगा, इनकी लोकेशन आपको बतानी है। तो यहाँ पे 29वें का आंसर हो गया आपका डी वाला। 30वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है झीलें नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती हैं। अगला है अत्यधिक वर्षा के समय झीलें बाढ़ को रोकती हैं। अगला है झीलें अपने आसपास की जलवायु को सामान्य बनाती हैं। अगला है झीलें जलीय परितंत्र को असंतुलित करती हैं। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि झीलें जो हैं ये मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं और ये नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती हैं। जब अत्यधिक वर्षा हो जाती है उस समय झीलें जो होती हैं ये बाढ़ को रोकती हैं, क्योंकि अतिरिक्त जो नदी का जल है इन झीलों में आ जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा झीलें जो है अपने आसपास की जलवायु को सामान्य बनाती हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला कथन भी सही है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग झील में पर्यटन भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा नौकायन वगैरह या फिर जो अन्य गतिविधियां होती हैं, मत्स्य पालन वगैरह, वो भी झीलों में होता है। बोला गया कि झीलें जलीय पारतंत्र को असंतुलित करती हैं। देखिए गलत है, झीलें जलीय पारतंत्र को संतुलित करती हैं, ना कि असंतुलित। तो यहाँ पर आपका गलत वाला कौन सा है? चौथा वाला गलत है। केवल 1, 2, 3 सही है। तो आंसर है आपका 30 का ए, केवल 1, 2 और 3। 31वां प्रश्न है अब आपका, मानव निर्मित गुरु गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना या फिर तुंगभद्रा परियोजना। देखिए आपने देखा होगा कि जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण होता है। जैसे गुरु गोविंद सागर जो है ये भाखड़ा नागल परियोजना के फलस्वरूप ये बनी है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 31 का बी वाला। 32वां प्रश्न है अब आपका, गंगा कार्य योजना के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है गंगा कार्य योजना का पहला चरण 1985 में आरंभ किया गया। सेकंड, गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। देखिए देश में सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ जो था 1985 में गंगा एक्शन प्लान, जिसको गैप के नाम से भी जाना जाता है, इसके साथ ये आरंभ किया गया। तो यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। 1995 में यानी 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कर दिया गया और इसके तहत नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका दोनों ही कथन सही है। तो आंसर है 32 का सी, 1 और 2 दोनों। 33वां प्रश्न है अब आपका, वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। वूलर झील एक विवर्तनिक झील का उदाहरण है, यानी भूगर्भीय क्रियाओं से बनी हुई झील है और भारत की ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। 34वां प्रश्न है अब आपका, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से है? सतपुड़ा, अमरकंटक, डल या गोविंद सागर। नर्मदा नदी का जो उद्गम है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। तो यहां पर 34वें का आंसर है आपका बी वाला। 35वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लवड़ी जल वाली झील है? सांभर झील, वूलर झील, डल, गोविंद सागर। सांभर झील जो कि राजस्थान में स्थित है, ये आपकी लवड़ीय झील का उदाहरण है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 35 का ए वाला। 36वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो यहां पर सही आंसर है 36वें का बी वाला। 37वां है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है? महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा या तापी। तापी जो है आपकी सतपुड़ा और विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं इनके बीच से होते हुए भ्रंश घाटी में ये बहती है।
तो 37 का सही आंसर है आपका घ वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोगों को एथिक्स के लेक्चर जो है कुछ दिनों तक नहीं मिल पाएंगे, इन 3-4 दिन तक एथिक्स के लेक्चर आपको नहीं मिल पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि मैं 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। बिजी होने की वजह से मैं लेक्चर नहीं बना पा रहा हूँ। एथिक्स के लेक्चर के लिए ज़्यादा टाइम लगता है और उतना टाइम अभी मुझे नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से एथिक्स के लेक्चर 2 या 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए डिले होंगे। आज का वीडियो भी मैं लाने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी मैं लेकर आ रहा हूँ। आपको यकीन नहीं होगा जो लोग ये कहते हैं कि सर आप वीडियो नहीं देते हो, टाइम पर नहीं आते हो। आज के वीडियो को भी मैं, रात का समय हो रहा है, 12 बज रहे हैं, इस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये आपके सामने मैं डेट दे रहा हूँ, ये आज का वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यानी आप लोग जो मुझे गाली देते हो कमेंट में आकर, सर टाइम पर वीडियो नहीं लाते हो, आप मतलब बहुत लेजी इंसान हो। भाई मैं लेजी नहीं हूँ। रीजन कुछ आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उनकी वजह से कभी कभी वीडियो डिले हो जाते हैं। हालांकि मेरा भरसक प्रयास है, पूरा प्रयास ये रहेगा आपका कोई भी कोर्स जो है, कोई भी आपका जो स्टार्ट की हुई सीरीज है वो बीच में ना छूटे, वो कंप्लीट ही हो। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, आप थोड़ा कोऑपरेट भी करेंगे मुझे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।